कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है बिजनेस स्टडीज़ 11th क्लास चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि बिजनेस के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ फ्लो चार्ट इन्होंने बना रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का। जब भी आप अपने एग्जाम के अंदर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएं और उसके फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट होता है ये पेपर में बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेटिव दिखता है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में क्या होता है बच्चों, दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। एक होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इन ऑब्जेक्टिव यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलग, इनके बिना तो हम बिजनेस चला ही नहीं सकते। मतलब इसके बिना हम बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मनी को अर्न करना। ठीक है, अर्न मनी। ओके, चलिए बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इकोनॉमिक का मतलब तो हमें पता ही होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके अंदर हम मनी को अर्न करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। अब इनको एक एक करके पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा प्रॉफिट मेकिंग। सबसे पहला क्या है हमारा? प्रॉफिट मेकिंग। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लाइजिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। तभी तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस को एस्टेब्लाइज कर रहे हैं। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही हम बिजनेस को एस्टेब्लाइज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन मनी। जैसे कि जो लैंडर होता है उसको मनी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड्स एंड लैंडलॉर्ड्स गेट रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड। जिसने भी उधार पे पैसे दिए होते हैं उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और जो किराए पे घर देता है उसे क्या मिलता है? किराया मिलता है। ऐसे ही बिजनेसमैन इन द सेम मैनर अ बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्टिविटी ही परफॉर्म। एक बिजनेसमैन को भी अपनी बिजनेस एक्टिविटी से क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट ही मिलना चाहिए। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। ऐसे बहुत ही कम होता है कि कोई लोग ऐसे हैं जो बिना प्रॉफिट के बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज टू कॉन्सेप्ट। वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट वाइल द सेकंड इज द सफिशिएंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग के अंदर भी दो पॉइंट आते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट आता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? सफिशिएंट प्रॉफिट। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव गिव्स वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग, एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा। बच्चों यहाँ पर एडल्ट्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है मिलावट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कम्प्लीटली अनफिट। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस होते हैं ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट को पाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं? एडल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एडल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, गुड्स को ऐसा बनाते हैं कि ज़्यादा तो उनका प्रॉफिट मिले लेकिन गुड्स ज़्यादा बढ़िया होते नहीं है, तो उससे क्या है? दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, आगे चलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी
द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज क्वाइट सुटेबल। जो सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है प्रॉफिट मेकिंग के अंदर, सफिशिएंट प्रॉफिट। अब ये जो सफिशिएंट प्रॉफिट है ये देखते हैं, कहते हैं ये ज़्यादा सूटेबल होता है बिजनेस के लिए। क्यों, ऐसा क्यों भाई, देखते हैं। बिकॉज इट स्टेट्स दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि हमें प्रॉफिट जो चाहिए होता है वो किन पर्पज़ के लिए चाहिए होता है, सर्वाइवल के लिए, कि बिजनेस आगे चलता रहे, ग्रोथ के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट। तो सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब ये है कि हम अपना बेटर कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर मिलावट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट टू बेस्ट बना रहे हैं और उसमें से एक सफिशिएंट प्रॉफिट, एक लिमिटेड हिस्सा ही प्रॉफिट का ले रहे हैं, तो वो बेटर रहता है। क्योंकि फिर जब प्रॉफिट भी कम होगा, आप अगर प्रॉफिट ज़्यादा लगा देंगे तो उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर कस्टमर शायद ही खरीदे। तो अगर आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कस्टमर आपकी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट में जाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट में ज़्यादातर क्या करते हैं कुछ लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर एडल्ट्रेशन करने स्टार्ट कर देते हैं, मिलावट करने स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग में 2 पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम एंड सफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने का एक मतलब ये भी तो होता है ना कि हमको क्या करना है, हमें कस्टमर्स को क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है भाई। कस्टमर क्रिएट नहीं होंगे तो ये सामान प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदेगा कौन, और अगर ये सब चीज़ें कोई खरीदेगा नहीं तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब हमें कुछ एक्टिव कस्टमर्स चाहिए टुवार्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, प्रॉफिट से होता है। बच्चों अगर हमारे कस्टमर ही नहीं बनेंगे बिजनेस में तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। समझ में आ गई आपको बात। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, प्रॉफिट से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब कहाँ पे थे, यहाँ पे। हैंस बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवार्ड्स इटसेल्फ। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग सो इज एडवर्टाइजमेंट। अब कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। अपने बिजनेस का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने बिजनेस को। जैसे टीवी पे आप एड्स देखते हैं किसी भी कोई भी प्रोडक्ट की, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कस्टमर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस इफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक रीजनेबल प्राइस पर, तो चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर आर देयर। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं अपनी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके कस्टमर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। भाई मार्केट में बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं कम प्राइस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैज़ टू क्रिएट कस्टमर्स एंड टू सेटिस्फाई देम इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कस्टमर्स को क्रिएट करना और उनको सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को, ये बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा इनोवेशन, ठीक है, कुछ इनोवेटिव चीज़ें, इनोवेशन, ठीक है। टुडे बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। अब देख रहे हैं कि बिजनेस कैसा है, एक डेवलपिंग वर्ल्ड है। भाई बिजनेस कैसा डेवलप हो रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं, हो रहा है। किसी टाइम पर बिजनेस कैसे होता था, सिर्फ डीलर्स ही सामान बेचते थे, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, सीधा मैन्युफैक्चरर से अपने घर पर वो सामान डिलीवर करवा सकते हैं। तो अभी वो डेवलप हो रहा है, ठीक है।
कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे बाय डे। अब विजिलेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जागरूक हो रहे हैं। अब कस्टमर्स कैसे हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। जब से इंटरनेट जैसी सुविधाएं आई हैं, कस्टमर्स कैसे हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑल्सो चेंजिंग। जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस थे, वो भी चेंज हो रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे, शॉप पर जाना ही प्रेफर करते थे कि जो भी सामान लेना है सब शॉप से लेना है। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर। क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग में कहीं कहीं जगहों पर हम देखते हैं कि फ़ायदा भी बहुत होता है। कैसा फ़ायदा होता है कि जैसे कि बीच के जो रिटेलर एंड डीलर्स होते हैं, अगर उनकी कमीशन ज़्यादा होती है तो अगर आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, तो वहाँ से वो जो कमीशंस होती हैं वो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एट दिस स्टेज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ इट अडॉप्ट्स इनोवेशन। यहाँ पर क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है इनोवेशन। बिजनेस को कुछ ना कुछ क्या करना है, इनोवेशन को अडॉप्ट करना ही है। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आपको न्यू करना है, कुछ भी न्यू करना है। चाहे वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपको अपने बिजनेस के अंदर लेकर आने हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अब डेवलपिंग हो रहा है बिजनेस का। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, to produce new products, to find out new use of old products, to improve the process of production, to adopt easy method of distribution। कि भाई देखो क्या कह रहा है कि हमें ईजी मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता करना, कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से पहुंचाया जा सके। टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके हम इनोवेशन कर सकते हैं। ऑफ द मैनेजमेंट टू डू मार्केटिंग रिसर्च टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स। हमें मार्केटिंग रिसर्च भी करनी चाहिए। भाई इनोवेशन तो तभी पता चलेगी ना जब हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। हमें यही नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करवानी पड़ेगी, मार्केटिंग रिसर्च करवानी पड़ेगी। तभी तो हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करेंगे, एक इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। ओल्ड कस्टमर्स कैन बी मेंटेन एंड न्यू वन कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है यहाँ पर कि ओल्ड कस्टमर्स भी जब ही आपके पास रहेंगे जब आप इनोवेशन के साथ, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ चेंज कर रहे हैं, तभी आप भी क्या कर सकते हैं, अपने ओल्ड कस्टमर्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे, अगर जो मोबाइल यहाँ पर जो है, अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी कंपनी है मोबाइल की, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होगी तो जो उसके कस्टमर्स हैं, जो अभी उसके करंट कस्टमर्स हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, इनोवेशन करनी चाहिए। और अगर आप इनोवेशन करेंगे तो आपके न्यू कस्टमर्स भी बनेंगे। हैंस इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनोवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस के लिए। तो बच्चों ये जो तीनों हमने ऑब्जेक्टिव देखे, ठीक है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट था प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड थर्ड वन इज इनोवेशन। अब हम जो ऑब्जेक्टिव के अंदर, हमने ऑब्जेक्टिव्स को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक तो था इकोनॉमिक, जिसके अंदर हम मनी को ऑन करते हैं। देखो तीनों के तीनों मनी से है ना रिलेटेड। इसमें भी प्रॉफिट करोगे, इनोवेशन करोगे तो क्या करेगा, देखो ये भी डायरेक्ट एक, ये किससे रिलेट हो सकता है, ये क्रिएशन ऑफ कस्टमर से रिलेट हो सकता है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर ना आप इसे थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन भी दे सकते हो। इनोवेशन डायरेक्ट रिलेशन करता है किसके साथ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर के साथ। अगर आप इनोवेशन करेंगे तो कस्टमर्स बनेंगे, और कस्टमर्स करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा, दैट इज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं इनको, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पर देखते हैं हम, बिजनेस इज एस्टेब्लाइज इन सोसाइटी एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एस्टेब्लाइज कहाँ पर होता है, बिजनेस एस्टेब्लाइज होता है सोसाइटी के अंदर।
कहाँ होता है? सोसाइटी से, समाज के अंदर होता है ना स्टेबलाइज। ये तो है नहीं वो कहीं आसमान में बना हुआ है बिजनेस, स्टेबलाइज कहाँ हुआ है? कहीं इस आसमान में बना हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस कहाँ पर है? कहीं समाज में है, कहीं धरती पर है, किसी जगह में है। ठीक है, सो इफ बिजनेस परफॉर्म इट्स फंक्शन इन सोसाइटी, अगर बिजनेस परफॉर्म करता है अपने फंक्शन सोसाइटी के अंदर, दैट इट शुड नॉट फॉरगेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटीज। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री लैंड पर लैंड आपने ले रखी है, ठीक है, आप सोसाइटी के अंदर ही अपने बिजनेस के फंक्शंस कर रहे हैं, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। पहला है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अब भाई हमको बिजनेस करने का मौका दिया गया है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ हमारे हाई क्वालिटी गुड्स दे एक रीजनेबल प्राइस के अंदर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। पढ़ते हैं, द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का कहता है कि हमें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं रीजनेबल प्राइस पर। फेयर प्राइस रीजनेबल प्राइस सेम होते हैं, ठीक है, इन प्रॉपर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ ही स्टॉक निकाला था, एक बार ही स्टॉक निकाला आपने रीजनेबल प्राइस पर, उसके बाद आपने एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट निकालने लगते हैं आप। ठीक है, एक बार नहीं करनी ये सब चीज़ें, आपको क्या है प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर इसको मेंटेन रखना है ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। क्या कह रहा है यहाँ पर भी? फिर से उसने बोला कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पर होना चाहिए टू कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, द बिजनेसमैन मस्ट नॉट इंडल्ज इन एडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड गुड्स इन प्रॉपर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर। अब जैसे कि बिजनेसमैन क्या कहते हैं, बिजनेसमैन हमेशा कभी भी उसे एडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, ताकि वो एक प्रॉपर क्वांटिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी के अंदर गुड्स को किसको दे सके? कंज्यूमर को दे सके। मोर ओवर ही शुड नॉट इन्वॉल्व himself in profiteering also and sell the products at the reasonable price। सिर्फ प्रॉफिट को दिमाग में न रखें, ठीक है, एक बिजनेसमैन हमेशा सिर्फ प्रॉफिट को ही लेकर न चले। देखो प्रॉफिट तो फर्स्ट मोटिव है ही, लेकिन ओनली प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस। ठीक है, ये कोई सिर्फ प्रॉफिट करके ही बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाई क्वालिटी गुड्स भी देने पड़ेंगे फेयर प्राइस पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग आर द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप मिलावट करेंगे, आप प्रॉफिटेरिंग के लिए बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो ये क्या है? ये सोसाइटी के लिए क्या है? ईविल है। भाई कौन खरीदना चाहेगा अगर तुम बहुत महंगा चीज़ दोगे और मिलावट की चीज़ें दोगे तो? ठीक है, बिजनेस इन नो कंडीशन शुड अडॉप्ट दैट। तो बिजनेस को ये सब चीज़ें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब हमें कंट्रीब्यूशन करना है किसके अंदर? कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि बिजनेस कहाँ है? सोसाइटी के अंदर, तो भैया कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, ताकि कम्युनिटी का क्या हो? डेवलपमेंट हो। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लाइज एंड ऑपरेटेड। बिजनेस हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए जहाँ पर वो एस्टेब्लाइज हो रखा होता है। लिबरेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा आर certain contribution which a business can make and help in developing of community। मतलब जैसे कि आप अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको जस्ट सिर्फ एक एग्जांपल अभी से दे रहा हूँ जो जल्दी से कनेक्ट हो सकता है, वो है टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा कंपनी, तो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वे क्या करते हैं? वो कंट्रीब्यूशन देते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि उनका बहुत अच्छा नाम है, सोसाइटी में उनका बहुत अच्छा नाम है, तो सोसाइटी के लिए वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। हमें
क्या करना है, हमें इन्वेस्टर्स ने जो हमारे बिजनेस में पैसे लगा रखे होते हैं, तो भाई उन्होंने भी तो किसी चीज़ को सोच करके ही हमारे बिजनेस में पैसे लगा रखे होते हैं कि उनको भी अच्छा रिटर्न मिले। तो भाई हम भी तो ये चाहेंगे कि हम उनको क्या दें, अच्छा से अच्छा रिटर्न दें, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में जब साथ देते हैं जब हमें इनकी बहुत नीड होती है। जब कब होती है, जब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम उनको क्या दें, फेयर रिटर्न दें। Nowadays, the size of business has expanded so much that instead of a few person owning it, thousands of people are owning it. अब सिर्फ एक दो पर्सन का बिजनेस नहीं होता, अब तो क्या होता है, तो कंपनी होती है। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी अपने इश्यू ऑफ शेयर्स करती है और शेयर होल्डर उसे बाय करते हैं। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के कुछ कुछ परसेंटेज में क्या होते हैं, मालिक बन जाते हैं। आगे चलते हैं। मैनी पीपल परचेज द शेयर ऑफ द कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शेयर खरीद लेते हैं, तो यही बताया गया है कि ज़्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। ये जो बिजनेस है किसके द्वारा चलता है, ये बिजनेस चलता है जो मनी इन्वेस्ट किया गया होता है, किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, और शेयर होल्डर्स कैसे बनते हैं, जब एक कंपनी इश्यू ऑफ शेयर करती है, वो एक इश्यू करती है शेयर को, उसके बदले में वो क्या करता है, जैसे कि एक शेयर है कंपनी का, मान लेते हैं 1000 रुपीज़ का। तो जैसे कि अगर ए पर्सन ने कोई टाटा कंपनी का मान लेते हैं कि 1000 का एक शेयर लिया, तो वो टाटा कंपनी का 1000 रुपये का मालिक बन चुका है। अब वो 1000 रुपये कंपनी को मिल जाएंगे, उस कंपनी से वो कंपनी उस पैसे से क्या करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, और फिर जब प्रॉफिट बन जाएगा तो उसका कुछ रिटर्न किसको दे देंगे, शेयर होल्डर को दे देंगे। ये एक पूरी प्रोसेस होती है, मैंने आपको समझा दी। चलिए, अब ये यहाँ पर कहाँ पे थे भाई हम, द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड। अब जो शेयर होल्डर को मिलता है ना, जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है, जो बोले ना फेयर रिटर्न, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है बच्चों, डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जो रिटर्न मिलता है ना, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। जैसे शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था, आपको लग रहा होगा भाई उसने 1000 रुपये लगाए थे, तो वैल्यू बढ़ करके अब उसको हो जाएंगे 1100 रुपये। तो जो 100 रुपये का, जो 100 रुपये बढ़े हैं ना, वो 100 रुपये प्रॉफिट नहीं होता, वो 100 रुपये होता है शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड। ओके, फॉर द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड, क्योंकि उसने क्या की थी, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी टू फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। तो बिजनेस को ये जो ऑब्जेक्टिव है ज़रूर फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर का कोई ना कोई क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस आपसे लगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं, नाउ अ डेज एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। अब जानते हैं भाई, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है पूरे सोसाइटी के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या करें, एलिमिनेट करें, ख़त्म करने की कोशिश करें। तो बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो बिजनेस क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर। और हैंडीकैप्ड और डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनको ज़्यादा केयर देनी चाहिए। अभी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट करेगा कैसे कंपनी, भाई वो जब कंपनी फैक्ट्री खोलेगी तो वहाँ पर क्या होंगे कि वहाँ पर जो लेबर आकर काम करेगी, तो एक एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ से जनरेट होगा। और जो कंपनी का ऑफिस वर्क का काम होगा, वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, और जैसे कि ये मान लीजिए, जैसे कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाया है हमने, अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी हमने कहीं होलसेलर को दिया है। अब होलसेलर भी क्या करेगा, डीलर को देगा, लेकिन डीलर भी क्या करेगा कि उस चीज़ को बिकवाने के लिए भी उन्हें भी सेल्स पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। तो देखो भाई, आज हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में दो ऑब्जेक्टिव देखे थे, एक था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड एक है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
इसके अंदर 3 पॉइंट थे, इसके अंदर 4 पॉइंट थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।